गुड मॉर्निंग। मैं संदीप शर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी टाइम इंडिया 505 पे आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वर्ड्स में लिखे हुए सब्सक्राइब पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड हो वो समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक होगा भारत का भौतिक स्वरूप। इससे पहले के लेक्चर में मैं आपको भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ा चुका हूं। थोड़ा सा ओवरव्यू आज भी आपको दे दूंगा। आज भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसकी मैं आपको 5-6 वीडियो अपलोड करके दूंगा। आज जो भारत का भौतिक स्वरूप है, हम जानेंगे कि उसको कितने भागों में बांटा गया है और इसका विस्तार कहां से कहां तक है। भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप। देखो, भारत के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां स्थित हैं और 18.6% भाग पर ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनकी ऊंचाई 300 से 2135 मीटर तक की है। और ये उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, इनकी जो ऊंचाई है वह 2135 मीटर या इससे अधिक, 2135 मीटर या इससे अधिक है। वैसे 2135 मीटर तक की है। जो 18.6% भाग पर है वो ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनकी ऊंचाई 300 से 2135 मीटर तक की है। ठीक है। अगर भौतिक स्वरूप की बात करें तो भारत को भौतिक अध्ययन की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो भाग? नंबर 1 है उत्तरी पर्वतीय मैदान। उत्तरी पर्वतीय मैदान। नंबर 2 पर है विशाल उत्तरी मैदान। विशाल उत्तरी मैदान। नंबर 3 पर है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 4 पर है मरुस्थलीय प्रदेश। और नंबर 5 पर है समुद्र तटीय मैदान। अध्ययन की दृष्टि से भारत के भौतिक स्वरूप को इन 5 भागों में बांटा गया है। आज हम भारत के उत्तर पर्वतीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे। इसके मैं 2 या 3 पार्ट्स आपको बना के दूंगा और बाकी के जो रह जाते हैं धीरे धीरे उनकी वीडियो भी आप तक पहुंच जाएगी। तो आज हम उत्तरी पर्वतीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे। भारत का उत्तरी पर्वतीय मैदान, क्या इसका विस्तार है, कहां से कहां तक का विस्तार? सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि जो हमारा भारत है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है।
गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड क्या है? देखो, जब हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आई तब की बात है। उस समय में कुछ इस तरह की आकृति मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। किसी भी तरह की आकृति हो सकती है, किसी ने नहीं देखी है कि क्या आकृति थी उस समय में पृथ्वी के ऊपरी सतह की। ये इस तरह की कुछ आकृति होगी, रही होगी हमारी पृथ्वी की। और जो ये वाला हिस्सा है, इस पर पानी था। ये जमीनी हिस्सा है, इसको पेंजिया बोला जाता था। पेंजिया। जो ये वाला हिस्सा है पानी वाला, इसको बोला जाता था पेंथालासा। पेंथालासा। जो ये पेंजिया वाला हिस्सा है, धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्षों की अवधि के बाद इसमें गति हुई और धीरे धीरे ये खिसकने लगा। दो भागों में खिसकने लगा। एक भाग इसका उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ नीचे खिसकता चला गया। जो ये ऊपर की तरफ, जो ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ खिसका था, इसको अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और जो हिस्सा दक्षिण की तरफ खिसका था उसको गोंडवाना लैंड बोला जाता है। गोंडवाना लैंड बोला जाता है। इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हमारा भारत है। ये बात को ध्यान में रखना। अगर बात करें भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में जो पर्वत श्रृंखला स्थित है उसे हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला का अगर विस्तार की मैं बात करूं तो ये लगभग 5 से 6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 5 से 6 लाख वर्ग किलोमीटर में हिमालय पर्वत फैला हुआ है। ठीक है, 5 से 6 लाख वर्ग किलोमीटर में हिमालय पर्वत का विस्तार है। हिमालय पर्वत का विस्तार कैसे हुआ? अगर इसके विस्तार की, निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण हुआ कैसे, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो, जहां पे आज हिमालय पर्वत है, जहां पे आज हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये सारी की सारी हिमालय रेंज है। यहां पे किसी समय में तैथिस नाम का एक सागर हुआ करता था। तैथिस सागर नाम का एक समुद्र होता था। तैथिस सागर नाम का एक समुद्र। धीरे धीरे बहुत सी नदियां अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर और बहुत से अवसाद लेकर इस समुद्र में जमा करती रही। इस समुद्र में अवसाद जमा होने के कारण दोआब उत्पन्न हुआ। दोआब उत्पन्न होने से अफ्रीकी प्लेट और भारतीय प्लेट में गति उत्पन्न हुई। उनमें गति उत्पन्न होने के कारण ये दोनों प्लेटें धीरे धीरे उत्तर की तरफ खिसकती चली गई और यूरेशियन पर्वत श्रृंखला से टकराकर, यूरेशियन प्लेट से टकराकर वहीं पे रुक गई। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच ये सागर, इस सागर में जो अवसाद जमा हुआ था वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। ऊपर उठने से विशाल पर्वत का निर्माण हुआ धीरे धीरे। ये कोई थोड़े समय की बात नहीं है, लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं इस प्रक्रिया को। तो धीरे धीरे पर्वत का निर्माण हुआ जिसे आज हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ऐसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। इसको प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी बोला जाता है।
हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वह प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से हुआ है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत वही है जो मैंने आपको बताया। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की अफ्रीकी प्लेट और भारतीय प्लेट में गति उत्पन्न हुई दबाव के कारण, और वो धीरे धीरे उत्तर की तरफ खिसकने लगी और यूरेशियन प्लेट से टकराकर वहां पे रुक गई। तैतीस सागर में जो अवसाद जमा था वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। ठीक है, यही प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। अगर इसके विस्तार की बात करूं, पूर्व से पश्चिम, तो वो लगभग 2400 किलोमीटर तक है। पूर्व से पश्चिम में 2400 किलोमीटर तक फैला है। जम्मू कश्मीर में ये लगभग 400 किलोमीटर में फैला है। जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर में फैला है, और 400 से 500 लगभग है। 400 से 500 अरुणाचल प्रदेश में, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में ये फैला है लगभग 160 से 200 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में 160 से 200 किलोमीटर के क्षेत्र में हिमालय पर्वत का विस्तार है। ठीक है, उसके बाद हिमालय पर्वत अध्ययन की दृष्टि से हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में। नंबर 1 है ट्रांस या पार हिमालय। ट्रांस या पार हिमालय। नंबर 2 है महान या बृहद हिमालय। नंबर 3 मध्य हिमालय। और नंबर 4 पर है शिवालिक की श्रेणियां। शिवालिक श्रेणियां। शिवालिक श्रेणियां इसमें आ जाती हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। इसमें लद्दाख, काराकोरम और जास्कर पर्वत श्रृंखलाएं सम्मिलित हैं। सियाचिन ग्लेशियर भी इसी में आ जाता है, जो विश्व में अपना दूसरा स्थान रखता है। पहले नंबर पे जो ग्लेशियर है वो है पोशेंको, जिसकी लंबाई 77 किलोमीटर है और ये तजाकिस्तान में पड़ता है। तजाकिस्तान ये फर्स्ट नंबर पे है। दूसरे नंबर पे सियाचिन ग्लेशियर आता है। सियाचिन ग्लेशियर जो अपने भारत में है और इसकी लंबाई 70 किलोमीटर है के आसपास है। 70 किलोमीटर। ये पार हिमालय में ही है, ट्रांस हिमालय में। ठीक है, और दूसरा है भारत की जो सर्वोच्च चोटी है। कौन सी है भारत की सर्वोच्च चोटी? गॉडविन ऑस्टिन या K2। इसको K2 या गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है। K2 या गॉडविन ऑस्टिन, ये यहां पर पड़ती है K2 इसी ट्रांस हिमालय में, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी। एक बात ध्यान रखनी है, 2 क्वेश्चन बनते हैं हमारे यहां से। एक तो भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, और एक भारत में अवस्थित
सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च, अगर तो पूछ लिया जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो तो है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। अगर पूछ लिया जाए भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो होगी कंचनजंगा। ये सिक्किम में पड़ती है, सिक्किम में पड़ता है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पे सिक्किम है। और इसकी जो ऊंचाई है वह 8,598 मीटर है। ये तो है भारत की सर्वोच्च चोटी, और यह है भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी। दो क्वेश्चन है, इन बातों का ध्यान रखना है। भारत में अवस्थित मतलब कि ये अपने भारत में है, सिक्किम में है, सिक्किम राज्य में, ये अपने भारत में पड़ती है। लेकिन जो ये है ये भारत की है और ये ट्रांस हिमालय में है, पीओके वाला जो क्षेत्र है ये उसमें है। इस कारण से इसको भारत की सबसे ऊंची चोटी बोला जाता है। और जो सिक्किम में है कंचनजंगा, ये अपने भारत में ही है, भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी इसको बोला जाता है। ये फिलहाल इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। नंबर 2 पर आता है हमारा, ये ट्रांस हिमालय की बात की है मैंने। नंबर 2 पर आता है महान हिमालय। महान हिमालय या बृहद हिमालय। बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से नीचे जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये वाली यहां तक, कश्मीर से लेकर, जम्मू कश्मीर से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक जो पर्वत श्रृंखला है, यहां पे जम्मू कश्मीर में एक पर्वत पड़ता है नंगा पर्वत, नाम ही अजीब है। नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में पर्वत पड़ता है नामचा बरुआ। नंगा पर्वत से लेकर और नामचा बरुआ पर्वत तक ये महान हिमालय की श्रेणी है। ठीक है, इसमें नंदा देवी, धौलागिरी, मकालू, मंसालू, कंचनजंगा आदि बहुत सी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां शामिल हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि नंगा पर्वत से लेकर और नामचा बरुआ पर्वत तक ये महान पर्वत श्रेणी हिमालय की, महान हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, महान हिमालय की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट हिमालय, महान हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, नंबर 3 पर है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय महान हिमालय से नीचे का हिस्सा है, नीचे के क्षेत्रफल में है। इसमें कश्मीर, उत्तराखंड भी शामिल है, नेपाल भी शामिल है, और नीचे के जो क्षेत्रफल है वो इसमें शामिल हो जाते हैं। इसमें पीर पंजाल श्रेणियां शामिल हैं, रोहतांग, धौलाधार, मंसूरी आदि श्रेणियां सम्मिलित हो जाती हैं। और कुछ घास के मैदान भी पाए जाते हैं उत्तराखंड में। यहाँ पे उत्तराखंड में घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको बुग्याल या प्यार बोला जाता है। कश्मीर में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें मर्ग
या गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है। लिख देता हूं। इनमें जो श्रेणियां पाई जाती हैं, मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी, रोहतांग, मंसूरी, धौलाधार आदि। और कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान कश्मीर में जो पाए जाते हैं उन्हें मर्ग या गुलमर्ग बोला जाता है। और जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं उन्हें बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है, घास के मैदानों को। ठीक है, ये मध्य हिमालय के अंदर आते हैं सारे के सारे। और कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी हैं मध्य हिमालय में। कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। मध्य हिमालय के जो पर्यटन स्थल हैं, पर्यटन स्थल जैसे मंसूरी है, अल्मोड़ा है, रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग, कुल्लू मनाली, शिमला आदि आदि। ये सब मध्य हिमालय का ही हिस्सा है। उसके बाद आता है हमारा बाह्य हिमालय। नंबर 4 पर है बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय आता है, बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणियां। शिवालिक या बाह्य हिमालय एक ही बात है। मैंने शिवालिक लिखा था तो शिवालिक ही लिख देता हूं। शिवालिक या बाह्य हिमालय, शिवालिक श्रेणियां, शिवालिक श्रेणियां या बाह्य हिमालय, ये मध्य हिमालय से नीचे का हिस्सा है। हिमालय का यह भाग, इसको नवीनतम भाग बोला जाता है, नवीनतम पर्वत श्रेणी बोला जाता है इसको। इसकी जो ऊंचाई है वह 600 मीटर से 1500 मीटर तक है। 1500 मीटर तक, 1500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, और चिकनी मिट्टी, इनकी बहुलता पाई जाती है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और चिकनी मिट्टी की बहुलता इस पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है। जो इसके अंदर हमारे पंचकुला जिले में जो मोरनी की पहाड़ियां स्थित हैं, मोरनी की पहाड़ियां हैं, वो भी इसी का हिस्सा है। मोरनी की पहाड़ियां, इसमें अनेक घाटियां पाई जाती हैं। अनेक घाटियां पाई जाती हैं, जैसे पश्चिम में है दून घाटी, जैसे दून घाटी, दून घाटी, पश्चिम में इसको दून घाटी बोला जाता है, पश्चिम में बोला जाता है दून घाटी इसको।
पश्चिम में बोला जाता है दोन घाटी, और पूर्व में बोला जाता है इसको द्वार। पूर्व में द्वार बोला जाता है। ये दो तरह की इसमें घाटियां हैं, ठीक है। देहरादून, इसको दून घाटी पश्चिम में बोला जाता है और पूर्व में इसको द्वार बोला जाता है। ये दो तरह की इसमें घाटियां भी आ जाती हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में बताया था, ये जम्मू कश्मीर है। 37 डिग्री 6 मिनट जो इंदिरा कौल है वो हमारा यहां पर पड़ता है, 37 डिग्री 6 मिनट पर, ठीक है। ये बात ध्यान रखने। और जो मैंने दक्षिणतम बिंदु बताया था 6 डिग्री 4 मिनट पर, ये यहां पर निकोबार में इंदिरा पॉइंट, वो यहां पर पड़ता है। 8 डिग्री 4 मिनट ये कन्याकुमारी, यहां तक भारत का विस्तार है, जमीनी विस्तार। 8 डिग्री 4 मिनट यहां पड़ता है, 6 डिग्री 4 मिनट यहां पर है इंदिरा पॉइंट में। पश्चिम में बताया था मैंने, पश्चिमी पॉइंट गौरमोता या सरक्रीक पॉइंट भी बोला जाता है उसको, ये यहां पर पड़ता है, गुजरात वाला जो हिस्सा है यहां पर 68 डिग्री 7 मिनट पर। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में किबुथु या वोलांगू पॉइंट है 97 डिग्री 25 मिनट पर, यहां पर पड़ता है। इन बातों का ध्यान रखना है। एक बार आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दे दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।